भारत से सुदूर सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ आज के इस समारोह में मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त और उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस श्री दीपक कुमार जी, सिंगापुर में भारत के माननीय उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पा कंबुले जी, ग्लोबल इंडियन स्कूल के संस्थापक श्री अतुल जी, उनके सभी सहयोगीगण और आज के इस विजिट में मेरे साथ आए हुए सभी अन्य सहयोगी गणों की ओर से मैं सबसे पहले भारत के उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम के साथ ही आप सभी भारतीय समुदाय से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का इस उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और भारतीय समुदाय इतनी दूर रहकर के भी अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव रखता है, हम सबको भी भारत के विकास के लिए अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए वो एक नया उत्साह पैदा करता है। मैं सचमुच आपके इस उत्साह के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के बारे में 5000 वर्ष पहले हमारे एक ऋषि ने कहा था कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना। और आप सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि आपने या आपके किसी पूर्वज ने भारत की धरती पर जन्म लिया है और वही रूट आज सिंगापुर में आपको भारत की धरती के प्रति आकर्षित करती है। सचमुच ये हर भारतीय के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। माता और मातृभूमि का कर्ज व्यक्ति के ऊपर हमेशा बना रहता है और ये हम सब भारतीयों का संस्कार भी है। जिस धरती पर रहेंगे उस धरती के प्रति पूरी कृतज्ञ भाव के साथ अपना दायित्व निर्वहन करते हुए अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। आप याद करिए ना कि भारत और भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ जो हमारा सनातन धर्म है, यह अकेला दुनिया के अंदर एक उन भावों के साथ जीने वाला धर्म है जिसने आज से हजारों वर्ष पहले इस बात का उद्घोष किया था कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये धरती
यानी ग्लोबल विलेज की परिकल्पना ये भले ही आज की होगी, लेकिन पूरी दुनिया एक परिवार है और परिवार के रूप में, जैसे एक परिवार में अलग अलग उम्र के सदस्य होते हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले सदस्य भी होते हैं, अलग अलग इनकम भी उनकी होती है, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। सब मिलकर के उस परिवार का संचालन करते हैं और यह भाव भारतीय का रहा है, हर भारतवासी का रहा है। और भारत उसी दिशा से दुनिया के अंदर आज भी दुनिया के प्रति वही भाव रखता है, जिसके बारे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास कोई समुदाय तब करता है जब सामूहिकता का भाव होता है, उस धरती के प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होता है। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान तो होता है और उसी भाव को हम सब मिलकर के कर रहे हैं। आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि नया भारत आज दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है। नए भारत पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और वो नया भारत जो बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। आज भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। कोई सोच सकता है आज से पहले 11 वर्ष पहले कोई भारत के बारे में सोचता था कि क्या भारत डिजिटल इंडिया की बात करेगा? क्या भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कोई चर्चा को आगे बढ़ाएगा? क्या भारत स्टैंड अप कल्चर को आगे बढ़ा पाएगा? लेकिन आज ये भारत के अंदर न केवल है, बल्कि भारत ने उसको करके दिखाया भी है। अभी आपने भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के आयोजन को देखा होगा। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में भागीदार बने थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में भागीदार बने थे और दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों ने, तमाम उन राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के द्वारा न केवल 140 करोड़ के भारत के लिए, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सबने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के प्रति सबने उसकी ताकत को महसूस किया है। कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। अयोध्या में
जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है, जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की प्रवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को लेकर के हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हमने 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आप देखते होंगे आज के दिन पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आज से 9 वर्ष पहले लोग बीमारू राज्य के रूप में कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के उत्तर भारत के इन 4 राज्यों को मिलाकर के जो वर्तमान में 6 राज्य के रूप में है, जिसमें उत्तराखंड भी और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, ये 7 राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको एक बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बना दिया गया था। 80 के दशक में शब्द निकला था, याद करिए 80 के दशक में, और लगातार इस भाव से ग्रसित थे। याद करिए ना, कभी भारत के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा मनुष्य में तो कोई भेद होना ही नहीं चाहिए, और ये भेद अगर हम करते हैं तो ईश्वर के प्रति हम भेदभाव करते हैं। और उस समय उन्होंने कहा था, अरे मनुष्य की बात तो दूर, एक जड़ और चेतन के बीच में भी अगर भेदभाव होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। उन्होंने कहा, मैं इसका उदाहरण देता हूं। उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, 2 पौधे एक साथ लगाए। कहते हैं जगदीश चंद्र बसु ने 2 पौधे लगाए थे एक समान परिस्थिति में। एक को वे रोज जाते थे, पानी देते थे, समय पे खाद देते थे, सभी प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत करते थे।